हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद समीक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? ऑप्शन ए अंतर्व्यक्तित्व कौशल, ऑप्शन बी अवधान व स्मृति, ऑप्शन सी शारीरिक प्रणाली की क्रिया, ऑप्शन डी प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अंतर्व्यक्तित्व कौशल सही हो जाएगा। अंतर्व्यक्तित्व कौशल संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। बात करें अंतर्व्यक्तित्व कौशल वह प्रवृत्ति है जो हमारी उस दक्षता को प्रदर्शित करती है जिसके माध्यम से हम दूसरों से जुड़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? आपको बताना है इनमें से कौन सा कारक बच्चे के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए आनुवांशिकता, ऑप्शन बी भौतिक वातावरण, ऑप्शन सी सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो आपके ये ए बी सी ये तीनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि बच्चे के विकास को निर्धारित व प्रभावित आनुवांशिकता भी करता है, भौतिक वातावरण भी और सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए बी सी। प्रश्न संख्या 3, कथन ए स्कूल में सीखने के लिए बच्चे के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क आर सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऊपर के दिए हुए कथन ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि ऑप्शन में कोई ऐसा दिया तो नहीं हुआ है, लेकिन आपकी ये दोनों कथन गलत है। तो आपका एक पांचवा ऑप्शन होगा जिसमें कथन ए और कथन आर दोनों गलत हैं, क्योंकि स्कूल में सीखने के लिए बच्चे की गति कौशल का समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बिना गति कौशल के कोई भी बालक अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय रूप से भाग लेने में कठिनाई अनुभव करेगा। और साथ ही सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र न होकर परस्पर अंतर संबंधित है, क्योंकि बिना अधिगम के विकास प्रक्रिया निश्चित ही बाधित होगी, जिससे बालक का संतुलित विकास अवरुद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों के बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? ऑप्शन ए दोनों की भूमिका नहीं है, ऑप्शन बी परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन सी समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका है, ऑप्शन डी दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों के बच्चों के विकास में दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी संवेदी गामक अवस्था। तो प्रश्न संख्या 5 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही होगा। एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति में संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु तक रहती है, जो बालक के उत्तर बाल्यावस्था चरण को संदर्भित करता है। प्रश्न संख्या 6, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच डैश डैश होती है। ऑप्शन ए
से गुणात्मक रूप से भिन्न, ऑप्शन बी से मात्रात्मक रूप से भिन्न, ऑप्शन सी से कम, ऑप्शन डी से बेहतर। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, से गुणात्मक रूप से भिन्न। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। प्रश्न संख्या 7, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों को आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? आपको बताना है किस चरण में। ऑप्शन ए यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, ऑप्शन बी सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन डी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो प्रश्न संख्या 7 का जब आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों को आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसे समाज के साथ समझौता बनाए रखना है या तोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, लेव वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी सूचना के प्रसंस्करण, ऑप्शन डी मनोगतिकी। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में यह प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। बात करें तो वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कहा है कि छात्रों को अधिगम करवाना या उनका विकास हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। छात्रों का यह निर्देशन व मार्गदर्शन समाज व संस्कृति से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? इनमें से क्या वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? ऑप्शन ए बच्चों की अपेक्षाएं रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज कर पाएँ। ऑप्शन बी बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। ऑप्शन सी बच्चों में वांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। ऑप्शन डी बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है कि बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक विकास सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग संप्रदाय की अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसमें बच्चों की किसी समस्या के समाधान के लिए अपने वयस्क साथी अथवा शिक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 10, रोमा जसमीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए पाठ, ऑप्शन बी अनुकरण अधिगम, ऑप्शन बी बहुबुद्धि, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो प्रश्न संख्या 10 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पाठ सही जवाब हो जाएगा। रोमा जसप्रीत को क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए, रोमा का धीरे धीरे अपना मदद करना कम करना है। यह एक उदाहरण जो कि पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 11,
कथन ए, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तर्क आर, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपके ये जो दोनों कथन हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका का होना चाहिए और बच्चों में नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं, बच्चों में हमें किसी प्रकार का नियंत्रण या दबाव नहीं रखना है। और बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, ये भी कथन आपका गलत है। हमें बच्चों को स्वतंत्र रखना है, न कि बच्चों को नियंत्रित रखना है। तो आपके ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 12, वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों की गहराई को देख पाते हैं। आपको बताना है कि कौन सी बुद्धि के व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन ए, गणितीय तर्क बुद्धि। ऑप्शन बी, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। ऑप्शन सी, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन डी, भाषाई बुद्धि। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों की गहराई को देख पाते हैं। स्वयं को समझना और किसी की भावनाओं को, आशंकाओं और प्रेरणाओं को सराहना करने में अंतर्व्यक्तित्व वाले बुद्धि सक्षम होते हैं। प्रश्न संख्या 13, सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा। ऑप्शन ए, जेंडर समता। ऑप्शन बी, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन सी, जेंडर भूमिका में लचीलापन। ऑप्शन डी, जेंडर समानता। तो प्रश्न संख्या 13 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो, यह जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। जेंडर रूढ़िवादिता से अभिप्राय है स्त्री या पुरुष या लड़के या लड़कियों के व्यवहार की एवं भूमिका से संबंधित समाज व सामान्यीकरण जो प्रायः गलत चित्रण का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं। इनमें से कौन सतत व समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं। ऑप्शन ए, इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का प्रतिकरण व नामीकरण है। ऑप्शन बी, यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने में अवसर देता है। ऑप्शन सी, यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानना है। ऑप्शन डी, यह डर और चिंता पैदा करने सीखने को बढ़ाता है। तो आपको बताना है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का कौन सा अभिलक्षण है। तो प्रश्न संख्या 14 का जो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी और सी। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने में अवसर देता है। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानना है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। आपका ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है कि बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को। ऑप्शन ए, आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन सी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन डी, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 15 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, यह प्रश्न एक समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को। जबकि आपका ऑप्शन ए एक प्रत्यास्मरण पर आधारित है, ऑप्शन बी भी एक प्रत्यास्मरण पर आधारित है और ऑप्शन सी भी एक प्रत्यास्मरण पर ही आधारित है। लेकिन आपका ऑप्शन 4 समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को ऑप्शन ए अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए, ऑप्शन बी उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन सी उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए परंतु पढ़ाई पर नहीं, ऑप्शन डी प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 16 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है, ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी पृथक्करण, ऑप्शन सी नकारात्मक भेदभाव, ऑप्शन डी नामीकरण। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सहयोग। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति सहयोग है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं व मानसिक व शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों के समानता के अधिकार की बात करती है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तित्व विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए, ऑप्शन बी बच्चे की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बनाया जाए, ऑप्शन सी बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाए, ऑप्शन डी उन्हें पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। तो प्रश्न संख्या 18 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तित्व विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए। आपका ऑप्शन ए सही होगा। जबकि न कि हमें बच्चों को अलग अलग क्षमताओं के अनुसार बांटना है, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। जाति के आधार पर हमें बच्चों को बिल्कुल नहीं बांटना है। और अर्थहीन ज्ञान, केवल बच्चों को पाठ्य पुस्तक का ज्ञान ही नहीं देना है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है, ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी स्वालीनता। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। बच्ची में डिसलेक्सिया के लक्षण होने की संभावना है। डिसलेक्सिया सीखने में विशेष तरह की कठिनाई का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से पढ़ने एवं शब्दों की वर्तनी की क्षमताओं को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, रचनात्मकता क्या है, ऑप्शन ए
बिना उबके किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। ऑप्शन बी, लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता। ऑप्शन सी, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। ऑप्शन डी, दूसरों की नकल ज्यों के त्यों करने की क्षमता। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता रचनात्मकता है। रचनात्मकता सोच को अपसारी चिंतन कहा जाता है क्योंकि यह समस्या समाधान के मौजूद तरीकों को विभिन्न प्रकार से चुनौती देती है और समस्याओं का निदान खोजने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, सामाजिक रचनात्मकता परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार से देखा जाता है। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार से देखा जाता है। ऑप्शन ए, सक्रिय और सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में। ऑप्शन बी, ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ऑप्शन डी, उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया के अनुबंध। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए, प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। ऑप्शन बी, अपने उत्सुकता की संतुष्टि के लिए पढ़ना। ऑप्शन सी, सराहना पाने के लिए काम को पूरा करना। ऑप्शन डी, साइकिल पाने के लिए प्रथम आना। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपने उत्सुकता की संतुष्टि के लिए पढ़ना। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण अपने उत्सुकता की संतुष्टि के लिए पढ़ना है, न कि प्रथम पुरस्कार पाने के लिए, सराहना के लिए भी नहीं, और साइकिल पाने के लिए प्रथम आना ये भी नहीं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी आपके अन्य कथन गलत हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य है कि किसी कार्य को मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिससे हम व्यक्तिगत रुचियों को आगे बढ़ाएं और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, कथन ए, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना है। तर्क आर, भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित हैं। तो प्रश्न संख्या 23 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। कथन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही व्याख्या करता है ए की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, महारत उन्मुखी वार्धिक। ऑप्शन ए, सीखने के लक्ष्य को तय करते हैं। ऑप्शन बी, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। ऑप्शन सी, बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते। ऑप्शन डी, अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और डी, सीखने के लक्ष्य को तय करते हैं और अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने। ऑप्शन ए, बच्चों को नज़रअंदाज करना चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें सजा देनी चाहिए। ऑप्शन सी, उनकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने पर बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए। प्रश्न पूछने पर न कि सजा दी जानी चाहिए और न ही प्रश्न पूछने पर उसे अनुमति दी जानी चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हमें हमेशा प्रोत्साहित करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक। ऑप्शन ए, उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। ऑप्शन बी, उनसे बहुत कम
कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं। ऑप्शन सी, उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं। ऑप्शन डी, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। शिक्षकों को विद्यार्थी को प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है। ऑप्शन ए, एक प्रगतिशील कक्षा जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है। ऑप्शन बी, परंपरागत कक्षा जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। ऑप्शन सी, एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम को महत्व देता है। तो प्रश्न संख्या 27 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल एवं व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण एक प्रगतिशील कक्षा का जो कि बच्चों को करके सीखने के अवसर एवं सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या 28, अभिकथन ए, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूहों को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तर्क आर, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। आपको बताना है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा? तो आपका कथन ए, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये कथन बिल्कुल करना है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हमें बिल्कुल महत्व देना है, इसे हमें बिल्कुल नकारना नहीं है। तो आपका कथन ए गलत हो गया। बात करें कथन आर की, तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अधिगम किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाता है। बच्चे के विकास में या बच्चे के अधिगम में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपके कथन ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, छात्रों के बीच गहरी संप्रेरणात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए, अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी, संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुशासित किया जा सके। ऑप्शन डी, मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 29 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संसाधन के लिए प्रावधान करने चाहिए जिससे करके सीखने को सुशासित किया जा सके। छात्रों के बीच गहरी संप्रेरणात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुशासित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं को किस क्रम में मदद मिलती है? ऑप्शन ए, ठोस से अमूर्त। ऑप्शन बी, अपरिचित से परिचित। ऑप्शन सी, उच्च क्रम से निचले क्रम। ऑप्शन डी, जटिल से सरल। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए, ठोस से अमूर्त।
विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करके बच्चों की सीखने की अवधारणाओं में ठोस से अमूर्त क्रम में मदद मिलती है। सर्वप्रथम बच्चों को उनके परिवेश की आसपास की वस्तुओं से ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद वस्तुओं एवं तथ्यों के संबंधों में सोचने व विचार की क्षमता का विकास होता है। इसलिए छोटे बच्चों के शिक्षण में प्रायः शिक्षण सामग्रियाँ, मॉडल, वास्तविक पदार्थ आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी अधिगम क्षमता ठोस से अमूर्त क्रम में संकेंद्रित होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।